वेलकम टू द लैब। मैं हूं जॉनथन बेनन, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी से। और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम सबके पास अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि हम ब्रेस्ट को इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट बायोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव स्टैंड पॉइंट से क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्रेस्ट का साइंस अगर आप कहें, और जरूर हम सब माओ की बहुत इज्जत करते हैं जो इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बेबीज को प्लम्प करती हैं, उन्हें एंटीबॉडीज और ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद सब कूल चीजें देती हैं। तो ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बारे में बात करने के साथ हम मिल्क प्रोडक्शन और ब्रेस्ट फीडिंग की फिजियोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे और ब्रेस्ट फीड मिल्क के इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी, और हम ब्रेस्ट के एस्थेटिक्स के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग एनाटॉमी है जो लोगों को क्यूरियस करती है जब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जैसे प्रोसीजर्स की बात आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ब्रेस्ट की कहानी शुरू करते हैं एक सैजिटल पेल्विस को देखकर। ये फीमेल पेल्विस का मिड लाइन कट है, तो ये कट यहाँ होगा और राइट साइड को अगर आप देख रहे हैं तो, और यहाँ हमारे पास वेजाइनल कैनाल है, यूट्रस का राइट हाफ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओवरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेल्विक स्ट्रक्चर का ब्रेस्ट से क्या लेना देना है। तो प्यूबर्टी के दौरान ओवरी से एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन के बहुत से इनक्रेडिबल फंक्शंस हैं, जैसे फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट, और उन्हीं में से एक है ब्रेस्ट टिश्यूज का डेवलपमेंट होना। अच्छा, जो ब्रेस्ट होते हैं वो हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस होते हैं जो साइज में वेरिएबल हो सकते हैं, और मैमरी ग्लैंड्स, कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से बने होते हैं जो फैटी टिश्यूज हैं। और प्यूबर्टी के दौरान एस्ट्रोजन मैमरी ग्लैंड्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और फैट डिस्पोजिशन को प्रमोट करता है, और ये सब ब्रेस्ट की ओवरऑल साइज और मास को बढ़ा देता है। ब्रेस्ट जो होते हैं वो पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर या सुपरफिशियल होते हैं, और साइड के इस मसल को कवर करते हैं जो सेरेटस एंटीरियर है। और हम इस रिलेशन के बारे में बात करेंगे ये पेक्टोरालिस मेजर के साथ, स्पेसिफिकली जब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ी देर बात करते हैं। ब्रेस्ट जो होते हैं वो इन मसल से फैशिया के लेयर से अटैच्ड होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रैंड से सपोर्टेड होते हैं जो फैशिया से स्किन तक जाते हैं, जिन्हें सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ ब्रेस्ट या कूपर्स लिगामेंट कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लिगामेंट एज के साथ लूज हो जाते हैं, जो ब्रेस्ट के सैगिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फीमेल जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, और एक्सेसिव स्ट्रेन से भी लूज हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म जॉगिंग या हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज से हो सकता है। और इसलिए स्पोर्ट्स ब्रा पहनने से ये लिगामेंट की इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर ब्रेस्ट में मैमरी ग्लैंड है जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। हर मैमरी ग्लैंड 15 से 20 लोब से बना होता है, जिनमें से एक को इस पिक्चर में सर्कल किया गया है। ये लोब्स वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ एडिपोज टिश्यू से अलग होते हैं, और ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू ही एक फैक्टर है ब्रेस्ट का जो साइज बढ़ जाता है उसका। हर लोब में लोब्यूल्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और मिल्क डक्ट्स के थ्रू निप्पल तक जाता है। अगर हम इन लोब्यूल्स पे जूम करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि लोब्यूल्स जो होते हैं वो ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, इन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। और ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये मिल्क के साथ मिलकर एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं। तो फिर से आपको बता देता हूँ, हर ब्रेस्ट के पास मैमरी ग्लैंड होते हैं। हर मैमरी ग्लैंड 15 से 20 लोब से बना होता है, और हर लोब बहुत सारे लॉब्यूल से बना होता है, और हर लॉब्यूल्स बहुत सारे एल्वियोलाई से मिलकर बना होता है, जिसमें दूध बनाने वाले सेल्स होते हैं। तो ये थी मिल्क प्रोड्यूस और सीक्रेट करने के लिए जरूरी हार्डवेयर या स्ट्रक्चर की बात। लेकिन ऑब्वियसली ब्रेस्ट हमेशा मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते। ये काम यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिजर्व्ड होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेन के सेंटर में ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसका नाम है, जो यहाँ दिखती है। ये एक सैजिटल कट है हेड का, मतलब ऐसे कट किया गया है। अगर तुम नोज के ब्रिज से सीधा पीछे जाओ तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाओगे। इस ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं। जैसे नाम से पता चलता है, प्रोलैक्टिन लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन लेवल्स प्रेगनेंसी के 5th वीक से लेकर डिलीवरी तक स्टेडली बढ़ते रहते हैं, और डिलीवरी तक ये 10 से 20 टाइम ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के नॉर्मल लेवल्स। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा भी ढेर सारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, जो ब्रेस्ट के और डेवलपमेंट का कारण बनता है। मिल्क डक्ट्स को ग्रो और ब्रांच करने में हेल्प करता है, और भी फैट को डिपॉजिट करता है। जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं वो इसे ब्रेस्ट साइज में बढ़ोतरी के रूप में आराम से नोटिस कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वो एक्चुअली मिल्क सेक्रेशन को रोकते हैं और प्रोलैक्टिन के कुछ इफेक्ट्स को ब्लॉक भी कर देते हैं।
और इसी वजह से ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल के ब्रेस्ट से डिलीवरी तक 0 या बहुत कम कुछ मिलीमीटर्स फ्लूइड ही निकलता है, रोजाना से बहुत कम। लेकिन जब बेबी पैदा होता है प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है और वो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो मिल्क सिक्रेशन को रोक रहे थे वो बंद हो जाते हैं। और अब क्या होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो अब अपना असर दिखाता है और जो आपका बेबी होता है उसके लिए पर्सनल लैक्टेशन स्टेशन वो रेडी हो जाता है। डिलीवरी से कुछ दिन पहले और बाद में ब्रेस्ट से जो फ्लूइड निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें मिल्क जैसे ही प्रोटीन और लैक्टोज की मात्रा होती है लेकिन फैट्स ऑलमोस्ट नहीं होता। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, विटामिन्स, मिनरल्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो न्यूबॉर्न के हेल्थ और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले एक हफ्ते में क्या होता है, ब्रेस्ट्स कोलेस्ट्रम के बजाय रेगुलर ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में अब हम थोड़ी विस्तार से जानकारी बताते हैं आपको। चलिए अब मिल्क एजेक्शन के बारे में बात करते हैं, या इसको लेट डाउन भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं जो काफी कूल है। मिल्क कंटिन्यूअसली एल्वियोलाई में सीक्रेट होता रहता है, मेमोरी ग्लैंड वाली जो हमने पहले बताया था आपको। लेकिन ये जो मिल्क होता है वो बहुत ही इजीली एल्वियोलाई से डक्ट में नहीं चला जाता है, समझे। तो जब बेबी सकलिंग शुरू कर देता है तो पहले 30 सेकेंड्स तक तो ऑलमोस्ट कोई मिल्क नहीं मिलता है, लेकिन निपल से सेंसरी इनपुट नर्व्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और ये स्पाइनल हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं। और फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए और एंटीरियर पिट्यूटरी को और प्रोलैक्टिन रिलीज करने के लिए कहता है। तो अब ये दोनों हार्मोन्स ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू तक पहुंचने में 30 से 60 सेकंड का टाइम जो है वो आराम से लग ही जाता है। प्रोलैक्टिन जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखता है, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट तक पहुंचता है तो ये एल्वियोलाई के आउटर वॉल्स को मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है। इस कॉन्ट्रैक्शन से जो दूध होता है वो एल्वियोलाई से डक्ट में चला जाता है और अब बेबी के लिए पीने के लिए अवेलेबल हो जाता है। इसको कहा जाता है मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन भी कहते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, एक ब्रेस्ट पर सकलिंग सिर्फ उसी ब्रेस्ट को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये काम जो है वो दोनों ब्रेस्ट में हो जाता है। तो दोनों ब्रेस्ट में बराबर मिल्क अवेलेबल हो जाता है बेबी को सक करने के लिए। चलो अब हाइपोथैलेमस की दोबारा बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन ये होता है कि ये इमोशंस को भी रेगुलेट करता है। इसलिए बच्चे के जो इमोशन होते हैं जैसे रोना या सुनना या बेबी को प्यार करना, हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे सकता है और लेट डाउन उससे आपका ट्रिगर हो सकता है और इससे भी दूध आना शुरू होता है, मतलब लेट डाउन ट्रिगर हो जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन क्या होता है? ह्यूमन मिल्क में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है। 88.5% वाटर, 3.3% फैट, 6.8% लैक्टोज जो मेन कार्बोहाइड्रेट है, 0.9 केसीन होता है, मेन प्रोटीन है ये, 0.4% लैक्टोल्ब्यूमिन और दूसरे प्रोटीन्स भी, और 0.2% ऐश होता है जो कि मिनरल्स जैसे कैल्शियम। अच्छा, इस कॉम्पोजिशन को गाय के दूध से कंपेयर करना मजा आएगा। अच्छा, इस चार्ट को देखने में ऐसा लग रहा है कि कंपोनेंट काफी क्लोज हैं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन मिल्क में काउज मिल्क से 50% ज्यादा लैक्टोज होता है, लेकिन काउज मिल्क में प्रोटीन कंटेंट 2 गुना से भी ज्यादा होता है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे को एक इम्यून सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज भी होते हैं, जो कि मैंने चार्ट में दिखाया है वो भी प्रोटीन की दूसरी कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज भी तो एक्चुअली प्रोटीन ही होते हैं। और भी कई टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे कि न्यूरोफिल्स और माइक्रोफेजेस होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया के लिए थोड़े खतरनाक होते हैं। अब कैलोरी स्टैंड पॉइंट के लिए तो हमें मॉम्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस करने से एक मॉम दिन में 600 से 750 कैलोरीज जो है बर्न कर सकती है। और अगर मिल्क ज्यादा बर्न हो रहा है जैसे ट्विंस के केस में 1.5 लीटर या उससे भी ज्यादा, तो ये और भी ज्यादा आपका बढ़ सकता है। तो अब हमने ब्रेस्ट टिश्यूज की फंक्शनैलिटी के बारे में तो बात कर ली है, तो अब थोड़ी बात ब्रेस्ट टिश्यूज के एस्थेटिक्स के बारे में करते हैं, क्योंकि लैब में आने वाले लोग अक्सर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के एनाटॉमी के बारे में थोड़े क्यूरियस हो जाते हैं लोग। ब्रेस्ट को नेचुरल शेप और साइज ज्यादातर मैमरी ग्लैंड्स और एडिपोज टिश्यूज के साइज पे डिपेंड करता है पूरी तरह से, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन दूसरी चीजें जैसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स पर स्ट्रेन, एज और प्रेगनेंसी के चेंजेस भी इससे अफेक्ट करते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ये चेंजेस आपके अंदर परमानेंट भी रह सकते हैं।
और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इम्प्लांट का प्लेसमेंट होता है। दो तरीके के प्लेसमेंट्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, ओवर द मसल वर्सेस अंडर द मसल। और जो मसल हम रेफर कर रहे हैं इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर रखा जाता है। अब ओवर द मसल, जिसे हम सब ग्लैंडुलर प्लेसमेंट कहते हैं, इसमें इम्प्लांट नेचुरल ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे लेकिन पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर रखा जाता है। अंडर द मसल में क्या होता है, सम मस्कुलर प्लेसमेंट होता है, इसमें इम्प्लांट पेक्टोरालिस मेजर के नीचे रखा जाता है, एटलीस्ट मोस्टली। अब ये प्लास्टिक सर्जन और पेशेंट्स को ही डिसाइड करना होता है कि वो ओवर द मसल रखना चाहते हैं या फिर बिलो द मसल रखना चाहते हैं या अंडर द मसल रखना चाहते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना नेचुरल ब्रेस्ट टिश्यू पेशेंट के पास ऑलरेडी है, क्योंकि अगर पेशेंट के पास नेचुरल टिश्यू कम है तो सब ग्लैंडुलर प्लेसमेंट से इम्प्लांट ज्यादा दिखेगा और रिपलिंग हो सकती है उसकी। इस केस में सब मस्कुलर प्लेसमेंट बेहतर होता है, जहां पेक्टोरालिस मेजर के नीचे इंसिजन बनाया जाता है और इम्प्लांट के लिए पॉकेट बनाया जाता है। ये इम्प्लांट के ऊपर पोर्शन को हाइड कर देता है और बिल्कुल नेचुरल लुक देता है और देखने में भी कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि सब मस्कुलर प्लेसमेंट का एक कॉन ये है कि रिकवरी थोड़ी पेनफुल हो सकती है और पेक्टोरालिस मेजर के कॉन्ट्रैक्शन से इम्प्लांट के नीचे थोड़ी मूवमेंट या रिपलिंग भी हो सकती है। अच्छा, सब ग्लैंडुलर प्लेसमेंट में ये मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं दोस्तों, इसीलिए जिसको भी ये काम करवाना चाहिए प्लास्टिक सर्जन से अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए, अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए, चैनल सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप हार्मोन्स के बारे में और जानना चाहते हैं जैसे एस्ट्रोजन, तो यहाँ उसका लिंक है। और ऑफ कोर्स मिलते हैं जल्दी।